नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी। लोक भवन में ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें, बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की आज जो कैबिनेट बैठक होगी, लोक भवन में ये बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आज शाम 4 बजे ये बैठक की जाएगी। तो आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि एरोस्पेस के प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। लोक भवन में आज ये योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में से कम 270 जो अहम प्रस्ताव हैं उस पर भी मुहर लग सकती है। एरोस्पेस से लेकर उच्च विद्यालय तक के सभी जो प्रस्ताव हैं उस पर मुहर लग सकती है। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई पदाधिकारी और कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, ये बैठक शाम 4 बजे होगी। लोक भवन में ये बैठक की जानी है। योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई पदाधिकारी, कई सांसद, कई अधिकारी सब मौजूद रहेंगे। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। एरोस्पेस से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी जो प्रस्ताव हैं उस पर मुहर लगाई जा सकती है। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या कुछ जानकारी है? आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होने वाली है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। लोक भवन में ये बैठक होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और बैठक में लगभग सभी विभागों के अहम 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और तमाम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। आपको बता दें कि इस बैठक में खास करके जो पंचायत स्तर की कई परियोजनाएं हैं, चाहे हर ग्राम सभा में न्याय पंचायत स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय बनाने का जो प्रस्ताव है वो भी रखा जाएगा। साथ में हर पंचायत में एक विवाह जो मैरिज लॉन होता है उसे बनाने का भी प्रस्ताव, एक विवाह घर बनाने का भी प्रस्ताव सौंपा जाएगा। साथ में ही 2 पुलिस मॉडर्न स्कूल बनाने की बात की जा रही है। तमाम स्कूलों को मॉडर्न बनाने, जिसमें कि स्मार्ट क्लासेस शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। और इसके साथ में और भी कई विभाग हैं जिसके अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जैसे कि वन विभाग और औद्योगिक विभाग और जो है कि आबकारी विभाग के कई प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा होनी तय है। रमन, क्योंकि अगर बात करें विकास को गति देने के लिए या फिर जनता की सहूलियत को देखते हुए आज और क्या कुछ प्रस्ताव इस बैठक के दौरान रखे जा सकते हैं? बिल्कुल, शिक्षा और ग्राम, जो अटल आवासीय विद्यालय की बात है, विवाह की बात है, अटल आवासीय विद्यालय जो है ये शिक्षा विभाग का भी प्रस्ताव है और साथ में ग्राम पंचायतों को भी मजबूत करने का में अहम भूमिका है इसकी। साथ में विवाह की बात की है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं। कई विश्वविद्यालय के लिए धन आवंटन की बात है, कई जिले में विश्वविद्यालय बनाने की और स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को और मजबूत करने के लिए जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में माना जाता है, इस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं कि मेडिकल कॉलेज जिले के रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। ऐसे भी उन मेडिकल कॉलेज में कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए, कैसे वहां पर जो फैकल्टी है उसे रखा जाए, ताकि लोगों को सही समय पर और नजदीक उनके वायु प्रदूषण जो है एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और जैसे जैसे ठंड और बढ़ेगी ये समस्या बढ़ती जाएगी, चाहे आगरा हो या दिल्ली एनसीआर से सटे हुए यूपी के क्षेत्र हो। क्या माना जाए कि आज की इस कैबिनेट बैठक में इस संबंध में भी कुछ चर्चा हो सकती है?
बिल्कुल ये अहम मुद्दा है। जिस तरीके से ठंडी बढ़ती है और प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण उस तरीके से बढ़ जाता है। और जैसे कि अभी एक हफ्ते पहले ही जो लखनऊ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया था वो बहुत ज्यादा था, खास करके जो विधानसभा का क्षेत्र है और जो पौष इलाका है वहां का बहुत ज्यादा ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब था। ऐसे में उसी समय पर प्रदूषण विभाग ने आदेश दिए थे कि जो चिमनियां हैं ऊपर लगाई जाएंगी और बाकी जो वो परमानेंट इलाज नहीं थे, लेकिन जो परमानेंट कि किस तरीके जो ये हर साल भी ये वायु प्रदूषण बढ़ता है उसे कैसे खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसको लेकर आज कैबिनेट बैठक में वायु रमन, अभी आप विभाग द्वारा बिल्कुल रमन, अभी आप बात कर रहे थे कि अटल आवास विकास जो विद्यालय है उसको लेकर भी प्रस्ताव में मंजूरी मिल सकती है, तो कितना अलग है ये विद्यालय और जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या कुछ फायदा हो सकता है इस विद्यालय के माध्यम से? आपको बता दें कि अटल आवासीय विद्यालय इस प्रोजेक्ट पर खोले जाएंगे कि वहां पर बच्चों को रहने की भी सुविधा होगी, पढ़ने की भी सुविधा होगी। जिस तरीके से अभी तक कस्तूरबा विद्यालय चलते हैं महिलाओं के लिए, या फिर पिछली सपा सरकार में अभिनव विद्यालय खुले थे, हर मंडल में विद्यालय खुला था जिसमें कि कई एंट्रेंस परीक्षाएं होती हैं बच्चों को और अच्छी क्वालिटी की वहां पर एजुकेशन मिलती है, एक अच्छे स्तर की एजुकेशन मिलती है, जिसके चलते आगे चलकर भविष्य में वो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर नाम पैदा करते हैं और भविष्य जो भारत का भविष्य बनाते हैं। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय चलता है, नवोदय विद्यालय में जिस तरीके से बच्चे आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से अटल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना सरकार बना रही है। हालांकि अभी इस पर चर्चा चल रही थी किस तरीके से या जिला स्तर पर खोला जाएगा, ब्लॉक स्तर पर खोला जाएगा या मंडल स्तर पर खोला जाएगा, इसको लेकर चर्चा आज हो सकती है। बिल्कुल, अगर बात करें रमन, क्योंकि अभी आपने बताया कि इसमें हॉस्टल बनाए जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटी जो है स्टूडेंट को दिए जाएंगे, तो क्या आप मतलब किस तरह के बच्चों को सेलेक्ट किया जा सकता है? क्या कोई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी या गरीब बच्चों के लिए कोई अलग से फैसिलिटी या उनकी जो फीस होती है उनको लेकर किसी तरह की जानकारी? देखिए, अभी तक प्रस्ताव सिर्फ कैबिनेट में और वहां विभाग में सिर्फ चर्चा हुई है। इसको लेकर के किस तरीके से अभी बच्चों अभ्यर्थियों की एंट्री होगी, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, ये जब प्रस्ताव पास हो जाएगा उसके बाद में ये सारी चीजें बनेंगी। और हालांकि ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से बाकी आवासीय विद्यालयों में बच्चों की एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एंट्री होती है उसी तरह इसमें भी एंट्री होगी। हालांकि उसके भी कई एलिजिबिलिटी होगी, जिसमें कि आरक्षण भी हो सकता है कि ओबीसी के इतने बच्चे होंगे, जनरल के इतने बच्चे होंगे, और हो सकता है कि मेरिट, क्योंकि आवासीय विद्यालय जो है नर्सरी क्लास से शुरू होता है, केजी या 6 क्लास से शुरू, ज्यादातर 6 क्लास से होते हैं, तो ऐसे जरूरी नहीं कि मेरिट के आधार पर होगा। संभवतः कि एंट्रेंस एग्जाम के बलबूते ही वहां पर एडमिशन मिलेगा। रमन, अगर बात करें जिस तरह से अब यूपी में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं, 2025 शुरुआत यानी जनवरी में ही उसका आयोजन होना है, ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। आज की इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ महाकुंभ को लेकर कुछ प्रस्ताव संभव? बिल्कुल, महाकुंभ इस 2025 का महाकुंभ योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और एक बड़ी उपलब्धि भी है कि जिस तरीके से महाकुंभ इस बार हो रहा है, पूरी देश दुनिया से लोग वहां पर स्नान करने आएंगे और सरकार पहले से तैयार है। इससे पहले की कैबिनेट बैठकों में वहां को लेकर तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं, तमाम बजट के वहां पर दिए गए हैं, चाहे वहां की व्यवस्थाओं को लेकर। आज जनवरी में अभी स्नान है, लेकिन 3 महीने 4 महीने पहले से ही तैयारियां वहां पर चल रही हैं और बड़ी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में बिल्कुल रमन, अब देखना ये होगा कि इस बार के इस प्रस्ताव में किन किन चीजों पे मोहर लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। उपचुनाव में चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली हैं। बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की 314 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है। इसमें मीरापुर में 84, कुंदरकी में 76 शिकायतें मिली हैं। साथ ही करहल की अगर बात कर ले, करहल से 60 और गाजियाबाद से 2 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और सपा ने मतदान को लेकर ये शिकायतें
दर्ज कराई है। यानी उपचुनाव हो गए, लेकिन उपचुनाव को लेकर अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। 23 नवंबर यानी कल उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। उपचुनाव में चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली है, जिसमें बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान की 314 शिकायतें शामिल है। अगर मीरापुर की बात करें, मीरापुर में बता दें सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला था चुनाव के दौरान। ऐसे में मीरापुर से 84, कुंदरकी से 76, करहल से 60, गाजियाबाद से 2 शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें फर्जी मतदान या बूथ कैप्चरिंग की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही जो प्रमुख दल है, दोनों ही दलों की तरफ से मतदान को लेकर ये शिकायतें दर्ज कराई गई है। तो चुनाव आयोग को बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की 314 शिकायतें यूपी से मिली है। ऐसे में मीरापुर से 84, कुंदरकी से 76, करहल से 60 और गाजियाबाद से 2 शिकायतें इसमें शामिल हैं। बता दें कि मीरापुर मुजफ्फरनगर का वही क्षेत्र है जहां पर मतदान के दिन काफी ज्यादा पुलिस और लोगों के बीच झड़प देखने को मिली थी। कहीं पत्थरबाजी हो रही थी तो कहीं पुलिस वालों ने डंडे भी उठा लिए थे। ऐसे में मीरापुर से सबसे ज्यादा शिकायतें फर्जी वोटिंग या बूथ कैप्चरिंग की प्राप्त हुई है। मीरापुर से 84 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से 314 शिकायतें मिली हैं, जिसमें सबसे कम गाजियाबाद से है, यानी 2 शिकायतें गाजियाबाद से शामिल है। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी ने मतदान को लेकर ये शिकायतें दर्ज कराई है। तो उपचुनाव को देखते हुए हालांकि वोटिंग जिस तरह से समाप्त हो चुकी है, अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम का। ऐसे में फर्जी वोटिंग को लेकर शिकायतों की वजह से घमासान मचा हुआ है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव के परिणाम का। ऐसे में उपचुनाव को लेकर अभी भी घमासान जारी है। चुनाव आयोग को कई शिकायतें फर्जी वोटिंग या बूथ कैप्चरिंग की प्राप्त हुई है। ऐसे में इन शिकायतों से क्या कुछ समझा जाए और चुनाव आयोग आगे क्या कुछ एक्शन ले सकता है? देखिए भैया, अगर उपचुनाव में शिकायतों की बात करें तो लगातार कई ऐसे न्यूज भी सामने आए हैं जिसको लेकर संदेह भी पैदा हो रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लगातार चुनाव आयोग से शिकायत की है, चाहे कटेरी सीट हो या करहाल सीट हो, मीरापुर, कुंदरकी, यहाँ पर ऐसी शिकायतें आई जो कहीं न कहीं जो है लोगों के मन में शंका भी पैदा करती नजर आ रही। चाहे SHO पे पिस्टल तानने का मामला हो या फिर जिस तरह से खासकर मुस्लिम महिलाओं ने बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें रोका जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है और उन्हें घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है। यह बड़ा आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर भी है और साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भी कई शिकायती पत्र इलेक्शन आयोग को, चुनाव आयोग को भेजी है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में शिकायत पहुंची है और जिस तरह से कुछ विधानसभा में यह कहा गया है कि रिपोल कराया जाए, पुनः वोटिंग कराई जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है अब सियासत भी तेज हो गई है। बिल्कुल आसिफ, अगर बात करें, क्योंकि अभी आपने बोला कि सपा के कई नेता हैं जो लगातार आयोग को पत्र भी लिख रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि इसे खारिज किया जाए और दोबारा से री वोटिंग की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब आया है? देखिए, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो चुनाव आयोग पर संदेह जताते हुए जो है शिकायत तो कर रहे हैं। चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने शिकायत भी किया और यह भी कहा कि चुनाव आयोग जो है कुंभकर्णी लीक हो रहा है और वो निष्पक्ष चुनाव को लेकर संजीदा नहीं है। लेकिन जिस तरह से पुलिसिंग की व्यवस्था की जाए तो 9 सीटों पर चुनाव हुआ, पुलिस मुस्तैद भी दिखी और पल पल की जानकारी डीजीपी प्रशांत कुमार लेते रहे। चुनाव आयोग ने कई ऐसे बूथों पर CCTV कैमरा भी लगाया था। अब जो है जो शिकायत हुई है उसके बाद चुनाव आयोग पूरे मामले को जो है संज्ञान में ले लिया है और इस मामले में लेकिन जवाब कब तक आसिफ, क्योंकि 23 नवंबर कल ही है, कल परिणाम सामने आने हैं।
ऐसे में जिस तरह से मीरापुर की बात करें, जहां पुलिस और जो लोग हैं उनके बीच में झड़प देखने को मिली थी, पत्थरबाजी देखने को मिली थी, गन के भी वीडियो सामने आए थे, ऐसे में क्या माना जाए, कितना समय जवाब में मिल सकता है या लग सकता है, क्योंकि कल परिणाम आने हैं और बार बार समाजवादी पार्टी रीपोलिंग की मांग कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले भी गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताते हुए कई ऐसी शिकायतें की और उसके बाद जिस तरह से कुंदर की मीरापुर सीसाबहू सीट से जो वीडियो आए और जो लोगों के बयान आए कि उन्हें रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनके वोटर यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटरों को मतदान करने से रोका गया और इस पर चुनाव आयोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि कल ही यानी 23 नवंबर को मतगणना हो जाएगी और इसके पहले जो शिकायत है उसका निस्तारण कैसे होगा यह चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आरोप गंभीर है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ी हुई है और कोई सरकार के पक्ष में बात कर रहा है तो कोई सरकार के विरोध में। और जिस तरह से चाहे शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल, जैसा आपने कहा आसिफ, कई वीडियो सोशल मीडिया में सामने जरूर आ रही है, लेकिन क्योंकि हर सिक्के का दो पहलू होते हैं और अखिलेश यादव ने जो चंक डाला है, हो सकता है उसका कुछ और भी पहलू हो। क्या माना जाए, क्या चुनाव आयोग जांच बैठा सकता है? देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की शिकायतों की तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि वह सारे सबूतों के साथ शिकायत कर चुका है इलेक्शन आयोग को। इलेक्शन आयोग को एक्शन लेना चाहिए और यहाँ तक कि जिस तरह से मीरापुर सीट को लेकर यह कहा गया कि रिपोल कराया जाए और साथ ही साथ जिस तरह से वीडियो शेयर करते हुए खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ऐसे वीडियो शेयर किए जिसमें बड़ा आरोप लगाया गया कि बेईमानी हो रही है, प्रशासन जो है सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ है। बिल्कुल आसिफ, देखना ये होगा कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आ रहा है, क्या इस पे एक्शन लिया जा रहा है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की जो लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ भर्ती बोर्ड की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। सॉल्वर की मदद से 4 लोग बने सब इंस्पेक्टर। वहीं महिला समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड ने केस दर्ज कराया है। हुसैनगंज थाने में भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर ने यह केस दर्ज कराया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ से ये बड़ी खबर है। भर्ती बोर्ड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सॉल्वर की मदद से 4 लोग सब इंस्पेक्टर बने थे। महिला समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड ने केस ये दर्ज कराया है। पूरा ये जो मामला है हुसैनगंज थाने में भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर ने ये केस दर्ज कराया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि भर्ती बोर्ड की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया जिसमें सॉल्वर की मदद से 4 लोग सब इंस्पेक्टर बने थे। वहीं महिला समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं अखिल भारतीय धर्म संसद का आयोजन श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में हुआ। इस दौरान इसमें हजारों की संख्या में संत, महंत और महामंडलेश्वरों ने पूरे भारतवर्ष से भागीदारी की धर्म संसद का शुभारंभ किया। इस दौरान धर्म संसद में हजारों की संख्या में प्रतिनिधियों के माध्यम से 7 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को मजबूत करना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ब्रज क्षेत्र में अंडा, मांस और शराब पर प्रतिबंध लगाना, धर्मांतरण नियंत्रक कानून बने और मुस्लिम नेताओं द्वारा कट्टरता फैलाने पर दिनेश शर्मा द्वारा जवाब देने पर जान की सुरक्षा की मांग जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली। तो मथुरा में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
यमुना। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से गुंजन शर्मा यहाँ की जिला अध्यक्ष, और इसके अलावा मैं एक गौ सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो हमारे प्राथमिक 3 मुद्दे रहे हैं, जिनमें से प्रथम रहा है श्री कृष्ण को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित करना और ज्ञान वापी को ध्वस्त करना। दूसरा मुद्दा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना, और तीसरा मुद्दा है धर्म संसद की स्थापना करके और वक्फ बोर्ड को खत्म करना। तो इसकी समाप्ति के लिए आज हमने जो कार्य किया है, ये यहाँ पे आज हम जो प्रस्ताव अपना प्रस्तुत करेंगे, उसको बाद में कुंभ में ले जाया जाएगा, और वहाँ भी इसके बारे में जो भी साधु संत विचार करेंगे, वही सनातनी बोर्ड का आखिरी फैसला। आज देश विदेश से सभी संत भगवान यहाँ वृंदावन में इकट्ठे हुए हैं और इस धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रथम प्रस्ताव यह पास हुआ है कि जन्म स्थान के बगल में जो विवादित ढांचा जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर नमाज को पूर्ण प्रबंध करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। सभी संत समाज ने उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि ये बेधर्मी 12-12 बच्चे पैदा करके देश में गंदगी फैला रहे हैं। तो इस पर सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाए। चौथा प्रस्ताव, ब्रजभूमि में संपूर्ण 84 कोष में कहीं भी मांस, मदिरा, शराब, अंडा नहीं बिकेगा। इस प्रस्ताव को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर पास किया है। सभी सनातन हिंदू यहाँ विराजमान है, और इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को पास किया जाए। देखिए, माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और सभी सनातन हिंदुओं को विश्वास है कि बहुत जल्द जो तलवार के दम पे जो मस्जिद बनाई गई थी, वो कलम की ताकत से जल्दी हटेगी। वेदों, पुराणों, शास्त्रों में आया है, तो वो देश सनातनी हिंदुओं का हुआ या विधर्मियों का हुआ? आप लोग बताइए, सनातनी हिंदुओं का देश है कि विधर्मियों का? आजकल लोग कहते हैं कि जितना अधिकार तुम्हारा उतना हमारा। अरे तुम कहां से आ गए? जब धर्म के नाम पर विभाजन हो गया था पाकिस्तान का, तो तत्कालीन नेताओं का ये कर्तव्य बनता था कि जितने भी मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान भेजना था, और जितने भी हिंदू थे उनको हिंदुस्तान में रखना चाहिए था। और वक्फ बोर्ड जैसी संस्था जो आज भारत के लाखों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर चुकी है, कभी कह देती है कि संसद मेरा है, कभी कह देती है कि अंबानी का घर मेरा है, कभी कह देता है वक्फ बोर्ड की रेलवे स्टेशन मेरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भारतवर्ष तुम्हारा यदि है, तो ये सनातन भारतीय जो 100 करोड़ भारतवर्ष में रहते हैं, ये कहां जाएंगे? जय श्री राम। देवरिया से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, बहुचर्चित निहाल सिंह हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां सुरौली मदनपुर पुलिस और एसओजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अभियुक्त आशीष अनुराग गुप्ता के पैर में गोली लग गई है। वहीं बदमाशों के पास से बाइक, पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें, मदनपुर क्षेत्र के मरकटिया गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें कि देवरिया से ये बड़ी खबर है। बहुचर्चित निहाल सिंह हत्याकांड का ये पूरा मामला है, जहां सुरौली मदनपुर पुलिस और एसओजी टीम के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अभियुक्त आशीष और अनुराग गुप्ता के पैर में गोली लग गई। वहीं बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें, बदमाशों के पास से बाइक, पिस्टल, तमंचा, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये जो पूरा मामला है वो मरकटिया गांव के पास का बताया जा रहा है। थाना सुरौली क्षेत्र में दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पैर में गोली लगी है, इनका इलाज चल रहा है, स्थिति सामान्य है। इनके पास से अवैध शस्त्र बरामद हुए। अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।